हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 5 मिनट स्टडी। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस का, एनसीईआरटी चैप्टर इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट इकोनॉमिक्स का। तो लास्ट में मैंने आपको सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 और 7 दोनों एक्सप्लेन कर दिए हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आज हम जो है मनी एंड क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये वाला सोर्सेज फॉर इंफॉर्मेशन, ये पूरा पैराग्राफ है ना, आप सेल्फ रीड कर लेना क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन सीबीएसई दे देती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ को आपको रीड करना है सेल्फ। ठीक है, आगे चलते हैं। मनी एंड क्रेडिट से स्टार्ट करना है हमें आज। पूरा चैप्टर मैं आपको वन शॉट में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, so the use of money spans a very large part of our everyday life। तो पैसे की ज़रूरत और पैसा होना एक जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आसपास देखिए, आपको हर कोई अलग अलग तरह का ट्रांजैक्शन करता हुआ दिखेगा। ठीक है, पैसों से रिलेटेड कोई किसी के बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा होगा। आजकल तो सारी डिजिटल चीज़ें हो गई हैं, कहीं पे भी शॉप पे जाओ तो अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो, आपको कैश देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सो कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दिस इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शन। इनमें से कई ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिनमें गुड्स को लाया जाता है, फिर उन्हें पैसों की मदद से बेचा जाता है। ठीक है, इस तरह के ट्रांजेक्शन्स जो हैं, इनमें सर्विसेज की वजह से मनी का एक्सचेंज होता है और साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, सो फॉर सम इन ऐसो के लिए देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। इस तरह की चीज़ों के लिए ऐसा अक्सर कहा जाता है कि पैसे तो वो दे देंगे, लेकिन वो ऐसा प्रॉमिस कर देते हैं कि पैसे मैं बाद में दे दूंगा याद से। ठीक है, तो क्या ऐसी ट्रांजेक्शन्स आपने देखी हैं? रीज़न इसका बहुत सिंपल है कि एक पर्सन के हाथ में मनी है तो वो ईजिली किसी से एक्सचेंज कर सकता है या कोई भी सर्विस वगैरह जो भी वो चाहता है या चाहती है वो खरीद सकता है। तो एवरीवन प्रिफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी। सभी जो हैं वो पेमेंट जो है वो मनी के तौर पर रिसीव करते हैं और अलग अलग चीज़ें जो वो चाहते हैं उसको एक्सचेंज में मनी से खरीदते हैं। तो अब चलो एक शू का केस लेते हैं अपन। ठीक है, शू मैन्युफैक्चर का केस लेते हैं। तो वो शूज़ मार्केट में बेचना चाहता है और गेहूं खरीदना चाहता है, राइट। तो जो शू मैन्युफैक्चर है वो सबसे पहले शूज़ एक्सचेंज करेगा जहाँ से उसे पैसा मिले, फिर वो वीट खरीदने के लिए पैसे जुटाएगा और फिर वो उसको पैसे देगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये डिफ़िकल्ट हुआ शू वाले, क्योंकि अगर वो शू मैन्युफैक्चरर अपने शूज़ नहीं बेचता तो उसे पैसे नहीं मिलते, फिर वो गेहूं नहीं खरीद पाता और डायरेक्टली वो ये काम कर नहीं पाता क्योंकि उसे शूज़ बेचने पड़ते। So he would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange। तो हमें कुछ इस तरीके का फार्मर ढूंढना पड़ेगा कि जिसको शूज़ भी चाहिए और वो अपना वीट भी बेच दे। ठीक है, तो ये इस तरह की जो पार्टीज होती हैं दोनों ही खरीदने और बेचने में सहमति दिखाती है। तो इस तरीके के कॉमोडिटीज़ को हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। अच्छे से मार्क कर लेना इसे। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के थ्रू ये टर्म हमें एक्सप्लेन करी है, तो इसे अच्छे से देख लेना क्योंकि इसमें मोस्टली एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे। ठीक है, सो व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। यानी कि जो एक इंसान वो एक चीज़ बेचना चाहता है तो वहीं दूसरा इंसान रेडी है उस चीज़ को खरीदने के लिए। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, जहाँ पर गुड्स जो है वो डायरेक्टली एक्सचेंज होते हैं बिना किसी पैसों की इस्तेमाल के। तो डबल कोइंसिडेंस भी इसी का एक तरीके का फीचर है। कॉन्ट्रास्ट में देखे जाए तो किसी भी इकोनॉमी में जहाँ पर भी पैसा यूज़ होता है तो वो किसी न किसी क्रूशल इमीडिएट स्टेप्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है जिसे डबल कोइंसिडेंस चाहिए। ठीक है, अगर कोई इट इज़ नो नेसेसरी for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy these shoes at the same time sell him wheat. All he has to do is find a buyer for his shoes. When he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat for any other commodity in the market. Since money acts as an immediate in the exchange process, it is called a medium of exchange. यहाँ पर
हमें एग्जाम्पल से दो टर्म समझाई गई है। पहली टर्म क्या थी? डबल ऑफ कोइंसिडेंस, कि जो चीज़ हमें बेचनी है तो सामने वाले उसे खरीदने के लिए एकदम तैयार है, सो दैट इज द डबल ऑफ कोइंसिडेंस, ठीक है, ऑफ वांट्स, ठीक है। अब दूसरा यहाँ कह रहा है कि अगर ये ज़रूरी नहीं है कि शू मैन्युफैक्चरर जो है वो पहले तो एक फार्मर ढूंढेगा, फिर वो उसके शूज़ खरीदेगा, फिर वो सेम टाइम पे वो उस वीट को ही बेच देगा। तो करना क्या होता है कि सिर्फ उसे एक बायर खरीदना अपने शूज़ के लिए, उसे बेच देना, उससे जो पैसे आएंगे वो उससे वो गेहूं खरीद लेगा। तो इस तरीके से वो कोई भी वीट या कोई भी अदर कॉमोडिटी वो मार्केट में खरीद सकता है। तो आज भी मनी जो है वो एक एक्सचेंज प्रोसेस के मामले में बहुत ही अच्छा तरीके से एक्ट करता है, तो इसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि दो टर्म समझाए गए हैं हमें एक ही एग्जाम्पल से, ठीक है। तो सीबीएसई से अलग एग्जाम्पल को देके भी पूछ सकती है आपसे, ठीक है। आगे चलते हैं। सो यहाँ पे ये कुछ साइड में अब पिक्चर्स दे रखे हैं। अर्ली पंच मार्केट कॉइन्स है, ठीक है, 2500 साल पुराने। ये गुप्ता कॉइन है, टगलक कॉइन है, गोल्ड मोहर कॉइन है अकबर के, और ये आज के सिक्के हैं मॉडर्न कॉइन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे कॉइन धीरे धीरे कैसे मॉडर्न हुए हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। सो वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शंस। तो हमने अब तक ये पढ़ा कि पैसा जो है वो एक चीज़, एक कुछ है जिससे हम ट्रांजेक्शन्स के तौर पर एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। कॉइन्स के इंट्रोडक्शन से पहले हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग तरीके के बारे में पढ़ेंगे जो कि पैसा यूज़ करते हैं। जैसे कि बहुत सालों पहले इंडियंस जो थे वो ग्रेन्स और कैटल को एज अ मनी यूज़ करते थे, यानी कि इतने अन्न दोगे तो इतना मिलेगा, राइट। तो बाद में धीरे धीरे मेटेलिक कॉइन्स आने लगे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के, ठीक है। तो ये फेज लास्ट सेंचुरी से हमारा कंटिन्यू ही है। करेंसी की बात कर लेते हैं। तो मनी के मॉडर्न फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो आजकल पेपर नोट्स और कॉइन्स चलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं जो कि पहले मनी में यूज़ होती थी, मॉडर्न करेंसी में आज वो नहीं होती, जैसे कि प्रीशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जो कि सिक्कों में यूज़ होते थे पहले के टाइम में, लेकिन अब नहीं होते। और ग्रेन और कैटल जो पहले यूज़ होते थे वो अब नहीं होते। तो मॉडर्न करेंसी जो है इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, वो बिना किसी अपने यूज के ही है। सो देन वाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? तो इसे फिर एक एक्सचेंज का क्यों हमने नाम दिया है? सो इसे इसलिए दिया है क्योंकि करेंसी जो है वो हमारी कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है। इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो कि करेंसी नोट्स को इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर, ठीक है। इंडियन लॉ के मुताबिक कोई भी दूसरा इंडिविजुअल जो है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करेंसी के इशू में अलाउ नहीं है, ठीक है। मोरओवर और भी जो लॉ लीगलाइज किए गए थे रूपी को यूज़ करने में, वो भी एक पेमेंट के तौर पर था कि उसमें कोई भी इंडिया के अंदर ट्रांजैक्शन सेटल करने के लिए मना नहीं किया जा सकता। कोई भी इंडिविजुअल इंडिया के अंदर लीगली पैसों को यूज़ करने से मना नहीं कर सकता। रूपी तो उसे एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, पैसा दोगे तो पैसा मिलेगा, एक्सचेंज मीडियम तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आज अगर हम हमारी इंडिया की बात करें तो आजकल कोई ऐसी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी चल रही है, क्योंकि बाहर के देशों में क्रिप्टो करेंसी टाइप कुछ ऐसा ही चलता है, जहाँ पर उनके विदेशों के जो लोग होते हैं उनके पॉकेट्स में आपको कैश नहीं मिलेगा। उनके पास मोबाइल फ़ोन होगा, वो बार कोड स्कैन करेंगे, फ़ोन के थ्रू ही ट्रांजेक्शन कर देंगे। लेकिन इंडिया में आज भी कॉइन्स, नोट्स चलते हैं, कैश चलता है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट इस पर वर्क कर रही है। डिपॉजिट विद बैंक्स, अब बैंक की बात कर लेते हैं, बैंकों में पैसा कैसे रहता है। सो द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज अ डिपॉजिट विद बैंक्स। तो अगर हम अलग तरीके से बात करें कि लोग जो अपने पास पैसा रखते हैं वो एज अ डिपॉजिट बैंक के अंदर जमा करके रखते हैं, उसी समय पीपल यानी लोग जो हैं उन्हें कुछ दिन के खर्चों के लिए, डे टू डे नीड्स के लिए उन्हें करेंसी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वर्कर्स जिनको सैलरी हर महीने के अंत में मिलती है, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश बच जाता है, वो यानी वो अपनी सैलरी में से थोड़ी सी बचत कर लेते हैं एज अ डिपॉजिट के तौर पर, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा कैश क्यों रखते हैं?
क्योंकि वो उसे बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। जब बैंक खुलता है अपने अकाउंट, बैंक अकाउंट खुलता है उनका उनके नाम से, तो वो उसमें उनका डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक जो होती है वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेती है और उन्हें इंटरेस्ट के साथ उनके डिपॉजिट को वापस भी करने का दावा देती है। लोगों के जो पैसे होते हैं वो सेफ रहते हैं बैंक के साथ और बाद में उन्हें इंटरेस्ट भी मिलता है। लोगों के पास पैसे को वापस से विड्रॉ करने का भी अधिकार है, जब भी वो चाहे अपने पैसों को विड्रॉ करा सकते हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट्स के अंदर जो भी डिपॉजिट होते हैं वो कभी भी किसी की भी डिमांड पर कभी भी किसी भी टाइम विड्रॉ किए जा सकते हैं। तो इस तरीके के डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, हम इस तरीके के डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। आगे चलते हैं। सो डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं वो कोई दूसरी तरह की इंटरेस्टिंग फैसिलिटी हमें ऑफर करते हैं। वो फैसिलिटी ये है कि हम किसी को भी अपने पैसे लेंड यानी किराए पर दे सकते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और हम किसी भी जैसे कि अब आपने किसी को पैसे दिए 2 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये। ठीक है, बाद में आप उसे कहेंगे कि इतने टाइम तक मुझे लौटा देना इंटरेस्ट के साथ। तो वो एक ऐसा अलग तरीके का मीडियम भी मनी इस तरह का बिहेव करता है। हमने आसपास से पेमेंट के बारे में सुना होगा जो कि कैश की बजाय चेक से होती है। तो पेमेंट के लिए चेक, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू, तो जो पेयर है उसका जो अकाउंट है बैंक के साथ वो उसी के थ्रू चेक बनाएगा स्पेसिफिक अमाउंट के लिए। तो एक चेक जो है वो एक पेपर ही होता है एक तरह का, जो कि बैंक उसे इंस्ट्रक्ट करता है जिससे वो कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट किसी भी दूसरे पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर करा सकता है, विड्रॉ करा सकता है उस पर्सन के नाम पर जो भी इशूड हो। तो यहाँ पर चेक दे रखा है यहाँ पे आपको। ठीक है, नहीं तो ठीक है, तो यहाँ पर चेक पेमेंट्स आप यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। एक शू मैन्युफैक्चरर है एम सलीम को, वो पेमेंट करना चाहता है लेदर सप्लायर के लिए। ठीक है, लेदर उसने इनसे खरीदा था तो वो पेमेंट करना चाहता है, तो वो चेक लिखेगा स्पेसिफिक अमाउंट के साथ। इसका मतलब कि जो शू मैन्युफैक्चरर है वो बैंक में एक चेक डालेगा, लेदर सप्लायर के नाम पर एक चेक डालेगा कि उसे पेमेंट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मनी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा चेक है। ठीक है, तो ये हमारा चेक होता है। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी डेट लिखते हैं। ठीक है, किसको पे कर रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, कितने पैसे पे कर रहे हैं तो वो वर्ड्स में लिखते हैं एंड देन यहाँ पर नंबर्स में लिखते हैं। ठीक है, ये आपका अकाउंट नंबर होता है, ये आपका बैंक नेम होता है। ठीक है, ये आपका अकाउंट नंबर होता है, ये आपका बैंक नेम होता है। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर आपका ये चेक नंबर होता है, ये बैंक की ब्रांच वगैरह सब लिखा होता है। ठीक है, और ये आपका कोडिंग लिखा होता है जो कि बैंक के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे आपके सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग प्रोसेस इनमें होता है। ठीक है, सो थर्स हमने देखा कि जो डिमांड डिपॉजिट है वो भी मनी का एक एसेंशियल फीचर है। तो ये जो चेक की फैसिलिटी है डिमांड डिपॉजिट के अगेंस्ट, वो इजीली पॉसिबल करा देता है कि डायरेक्टली हम पेमेंट को सेटल करके बिना किसी कैश का इस्तेमाल किए हम उसे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट भी जो है वो एक तरह का पेमेंट ही है, तो उसको तौर पे भी एक्सेप्ट किया जाता है, करेंसी के साथ है लेकिन वो। ठीक है, तो इसमें मनी को कॉन्स्टिट्यूट है हमारी मॉडर्न इकोनॉमी में। हमें याद होगा कि बैंक भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं, लेकिन बैंक्स के लिए कोई भी ऐसी डिमांड डिपॉजिट नहीं है या कोई भी पेमेंट नहीं होता चेक के थ्रू इन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है, करेंसी है, डिपॉजिट है, ये सारे के सारे मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के काम के साथ क्लोजली लिंक्ड होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो एक लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ अ बैंक फर्दर। एक बैंक की स्टोरी ले रहे हैं यहाँ पे। तो एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म होता है यहाँ पर। बैंक जो होता है स्मॉल प्रोपोर्शन में डिपॉजिट रखता है एज अ कैश अपने पास। जैसे कि हमारे इंडिया का बैंक है, 15% डिपॉजिट उसने रख रखा है एज अ कैश।
तो वो उसे डिपॉजिटर्स को पे कर देगा, या फिर जो अपना पैसा विड्रॉ कराने आया है तो वो उसे दे देगा बैंक से किसी ना किसी दिन। तो कोई भी पर्टिकुलर डे पे दे सकते हैं, या फिर कोई बहुत सारे डिपॉजिटर्स आ जाते हैं पैसे निकालने के लिए, तो बैंक जो होता है वो उनका कैश मैनेज करने में सक्षम रहता है। तो बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक जो होते हैं वो मेजर प्रोपोर्शन यूज करते हैं एज अ डिपॉजिट टू एक्सटेंडेड लोन, यानी लोग जो पैसा वहाँ जमा करते हैं उनके पैसे तो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन बैंक क्या करता है, लोगों को लोन भी देता है। तो लोन देने के लिए लोगों का वो डिपॉजिट लेकर उनको लोन देता है और उनके पैसे सेफ रहते हैं। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड। तो आज भी लोन्स की खूब डिमांड है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी इंडस्ट्री खड़ी करनी है, पैसा नहीं है तो लोन लेंगे, हम खड़ा करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे पेमेंट चुकाएंगे। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। बैंक जो होते हैं वो उन डिपॉजिट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लोन रिक्वायरमेंट्स, यानी पीपल को, जनता को लोन दे सके। इस तरीके से बैंक जो होता है वो मीडिएट रहता है किसके बीच में, जो कि सरप्लस फंड है, यानी जो डिपॉजिट है, और जिनको पैसों की ज़रूरत है, बोरोवर्स हैं, उनके बीच में एक मीडिएट क्रिएट करता है। तो बैंक जो होता है उनसे हायर इंटरेस्ट चार्ज करता है लोन्स पर, ठीक है, तो वो फिर बाद में डिपॉजिट को ऑफर कर देते हैं। सो ये जो डिफरेंस है कि कितना बैंक बोरोवर्स से चार्ज कर रहा है और कितना डिपॉजिटर्स को पे कर रहा है, ये एक तरीके का मेन सोर्स है किसका, इनकम का, ठीक है। यहाँ पे देख लो, वही पिक्चर आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे कई बार, बहुत बार सीबीएसई में क्वेश्चन बना है, ठीक है। डिपॉजिटर्स और एक तरफ दे रखा है बोरोवर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, एक तरफ दे रखा है डिपॉजिटर्स, एक तरफ दे रखा है बोरोवर्स। तो ये हमारे बोरोवर्स हैं, ये हमारे डिपॉजिटर्स है, ये तो, और ये बीच में जो है ये हमारा बैंक है। तो डिपॉजिटर्स क्या कर रहे हैं, इनके पास पैसा जमा करा रहे हैं, ठीक है, इनके पास पैसा जमा करा रहे हैं, ठीक है। और फिर बोरोवर्स जब आते हैं बैंक में तो इनका जो पैसा होता है वो बैंक यहाँ से रख के फिर इनको दे देते हैं एज अ किसके तौर पे, लोन के तौर पे। फिर वो वापस से अपना लोन बैंक को चुकाते हैं इंटरेस्ट के समेत, ठीक है, वापस से अपना लोन चुकाते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। और फिर जो इंटरेस्ट और जो मिलता है वो उन डिपॉजिटर्स को दे देते हैं जब वो अपना पैसा लेने आते हैं उस इंटरेस्ट के साथ। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बैंक वर्क करती है पूरे अच्छे प्रोपोर्शंस के साथ। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब अलग अलग तरीके की क्रेडिट सिचुएशंस के बारे में जान लेते हैं। सो अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, बहुत एक दिन में कई बार अलग अलग तरीके से ट्रांजेक्शन्स होता है, जिसमें अलग अलग तरीके के क्रेडिट होते हैं। क्रेडिट यानी कि जिसका मतलब एग्रीमेंट होता है, एक लोन एग्रीमेंट होता है जिसमें लेंडर जो होता है वो बोरोवर को सप्लाई करता है मनी, गुड्स या सर्विस, ठीक है, और उससे ये वादा करवाता है कि फ्यूचर में आगे पेमेंट कर देगा। तो अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं हमें, एक आ रहा है फेस्टिवल सीजन और एक आ रहा है स्वप्ना प्रॉब्लम। तो जरा इसे पढ़ लेते हैं। सो फेस्टिवल सीजन था 2 महीने का, ठीक है, शू मेकर के लिए। सलीम ने एक ऑर्डर रिसीव किया था बड़े ट्रेडर से 3000 पेयर्स ऑफ शूज़ का, ठीक है, 1 महीने में डिलीवर करना था। तो इस प्रोडक्शन को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए सलीम ने कुछ और वर्कर्स को हायर किया, स्टिचिंग के लिए, पेस्टिंग के वर्क के लिए। तो उसे रॉ मटेरियल चाहिए था, तो उसे खर्चा करना था। सो सलीम ने लोन लिया 2 सोर्सेज से। पहला, उसने लेदर सप्लायर से कहा कि वो लेदर सप्लाई करेगा और वो उसे बाद में पेमेंट कर देगा। दूसरा, उसने लोन लिया कैश में कि वो लार्ज ट्रेडर को एडवांस पेमेंट के तौर पर दे देगा, ठीक है। सो एंड मंथ में सलीम जो था वो ऑर्डर भी डिलीवर कर पाया, अच्छा प्रॉफिट भी कमा पाया और मनी को इंटरेस्ट के साथ रिटर्न भी कर पाया। सो इस केस में सलीम ने कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ काम किया, तो क्रेडिट उसको अच्छा सा प्रॉफिट भी हुआ है ना, उसने डिलीवर भी टाइम पर किया। तो क्रेडिट यहाँ पर भी एक पॉजिटिव रोल इस सिचुएशन में तो प्ले कर रहा है। अब इस सिचुएशन में देख लेते हैं स्वप्ना की प्रॉब्लम क्या है। स्वप्ना एक छोटी सी फार्मर है, ठीक है, ग्राउंडनट उगाती है अपने 3 एकड़ लैंड में, 3 एकड़ ज़मीन में ग्राउंडनट उगाती है, ठीक है। उसने लोन ले रखा है मनी लेंडर से, जो कि उसकी कल्टीवेशन एक्सपेंसिव में वो खर्च करती है उस लोन को, और वो ये उम्मीद लगा के बैठती है कि वो लोन चुका देगी जब उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। तो उसी बीच में जो क्रॉप का सीज़न था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया मौसम, इस वजह से क्रॉप उसकी फेल हो गई। तो स्वप्ना ने अपने क्रॉप्स पर स्प्रे किया, बहुत महंगे महंगे पेस्टिसाइड्स डाले, लेकिन उससे थोड़ा सा फ़र्क आया। तो वो मनी लेंडर को वापस से पैसे चुका नहीं पाई और उसे फिर और कर्जे में दबना पड़ा।
ठीक है। अगले साल स्वप्ना ने एक और लोन लिया, तो उस साल उसकी क्रॉप अच्छी गई थी, लेकिन जो पैसे थे वो इतने नहीं आ पाए कि वो लोन चुका सके, तो फिर और वो कर्जे में दब गई। फिर उसने अपने थोड़ा सा लैंड का हिस्सा कर्जे से मुक्त होने के लिए चुका दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रूरल एरियाज में मेन डिमांड क्या रहती है, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी हो। अगर हम लोन ले रहे हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन में फर्टिलाइजर, सीड की कॉस्ट, पेस्टिसाइड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इक्विपमेंट का रिपेयरमेंट, ये अलग अलग आता है। तो ये जो 3 से 4 मंथ के बीच में जो फार्मर्स का टाइम होता है कि वो अपने इनपुट्स को खरीदे, फिर वो बेचें, तो फार्मर्स क्या करते हैं, यूजुअली क्रॉप लोन्स लेते हैं सीजन के बिगनिंग में, फिर हार्वेस्ट होने के बाद, क्रॉप की हार्वेस्ट हो जाने के बाद लोन को चुका देते हैं। तो ये जो रीपेमेंट होता है लोन का, ये क्रूशली डिपेंड होता है फार्मर्स की इनकम से। ठीक है। स्वप्ना की केस में हमने देखा कि क्रॉप फेल हो गई है ना, तो इसकी वजह से वो लोन चुका नहीं पाई, फिर उसे थोड़ा सा अपने लैंड का हिस्सा बेचना पड़ा, ठीक है, ताकि वो कर्जा चुका सके। तो स्वप्ना की हेल्प करने का तरीका है कि उसकी अर्निंग्स इंप्रूव हो, नहीं तो वो और भी दब जाएगी। तो ये कॉमनली एक एग्जाम्पल है डेप्थ ट्रैप का, जिसको हम डेप्थ ट्रैप कहते हैं, यानी कर्जों में दब जाना, कर्जा चारों तरफ से घेर लेना। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी डेप्थ ट्रैप का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल हमें मिला है स्वप्ना का। तो क्रेडिट भी एक ऐसा केस है यहाँ पर जहाँ पे बोरोवर को ऐसी सिचुएशन में वो पुश कर देता है जहाँ से रिकवर होना बहुत ही पेनफुल है। एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे क्रेडिट जो होता है वो अर्निंग इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है। दूसरे केस में वो क्रॉप फेल हो गई तो वो डेप्थ ट्रैप में आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट हम पढ़ लेते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है? सो टर्म्स ऑफ क्रेडिट से काम करते हैं, हम कल शुरू करेंगे। ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट से लेकर हम कल ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट से कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए 2-3 आगे ये देखिए स्टोरीज आएगी, फिर फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट आएगा इंडिया का। ठीक है, 2-3 स्टोरीज आएगी, क्योंकि स्टोरी इकोनॉमिक्स पे तो बेसिकली स्टोरीज पर ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, काफ़ी फिलोसफिकल वाला चैप्टर होता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट से इसे स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। लास्ट के 2 सेशन भेजे थे वो भी आपको बहुत पसंद आए होंगे। ठीक है, तो सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके, एंड ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ बैंक वाली, डिमांड डिपॉजिट, ये आपके साथ हमेशा काम आएगी। ठीक है, ठीक है, ये हमेशा काम आएगी, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। और एक चीज़ जो कि हमारे लिए काम आएगी वो है नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन। तो सब्सक्राइब के बटन को प्लीज़ याद से दबा देना। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।